दूसरे का लगता है इंतजार। ओके, सो वेलकम टू डाउट आवर्स। सो क्वेश्चंस बताइए जल्दी जल्दी, ताकि जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए जो आपके डाउट्स हैं। यस आफिया। बताएं। अभी लगता है और ज्वाइन कर रहे हैं। यस बताइए सारा, क्या डाउट है? डिसेनरेशन स्पेलिंग? वेट वेट, DE ये किस सब्जेक्ट का है? DECL? तो ये तो डिक्लेरेशन है, कोई चीज डिक्लेयर करना। अब तो ऐसे किस बता, फिजिक्स में क्या दिख रहे? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, किस चैप्टर से रिलेटेड है? हाँ तो यही होगा, एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, और क्या होगा? दैट इज रिटार्डेशन। मीन्स रिटार्डेशन की अगर हम बात करें, जो मैं समझ पा रहा हूं, तो रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन मतलब रिटार्ड करना, कम हो जाना। रिटार्ड मतलब क्या हो गया कि पहले जो थी वेलोसिटी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी कम हो गई है, वेलोसिटी रिटार्ड कर गई है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, अब 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, या फिर रेस्ट में आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो रिटार्ड कर रही है वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो मींस फ्रॉम मोर टू लेस। ओके, तो यहां पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ऑब्वियसली चेंज, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वहां पे वेलोसिटी में चेंज आ ही रहा है। ठीक है, तो चूंकि जब अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन हो गई होगा। ओके, और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। बात समझ में आ रही? ठीक है, उसी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। और जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इस रिटार्डेशन को हमेशा निगेटिव लेंगे। अगर वो बोल रहा है न्यूमेरिकल में, जैसे कल मैंने कराया था, ठीक है, तो एक्सेलरेशन बोल रहा है कि रिटार्डेशन है, तो अगर वो बोल रहा है रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम न्यूमेरिकल में उसको -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। वो कहेगा नहीं आपसे, वो सिर्फ ये बताएगा रिटार्डेशन है। तो आपको न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना है। अगर वो बोल रहा है एक्सेलरेशन है, या ये बोल रहा है कि वेलोसिटी कम थी ज्यादा हो गई, तो वहां पे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रहेगा, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। वहां पे अगर 4 बोल रहा है तो 4 ही लेंगे। लेकिन दैट इज डीएक्सेलरेशन, द सेम थिंग। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, जब भी रिटार्डेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन को न्यूमेरिकल में निगेटिव लिया जाएगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा? वहां वो बोलेगा रिटार्डेशन, या ये बोलेगा कि वेलोसिटी भाई ज्यादा थी, कम हो गई, तो यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। सिंपल। ठीक है, ये रिटार्डेशन है। मतलब एक्सेलरेशन किसको कहते हैं भाई? जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी, एक वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये हमें एक्सेलरेशन से पता चलता है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा से कम पे आ रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। ये निगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? कि रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर
वेलोसिटी कम से ज्यादा की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे ए की जो भी वैल्यू होगी वो प्लस में लेंगे, और यहां पे जो ए की वैल्यू होगी वो निगेटिव में लेंगे। सिंपल, यानी यहां पे लेंगे ए -4 या जो भी दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बताइए। वो रीजन है, जैसे मान लीजिए कमरा है, ठीक है, तो इस रीजन को एक नाम दे दिया, इस रीजन को एक नाम दे दिया, इस रीजन को एक नाम दिया। जो नेजल चैम्बर की तरफ है उसको नेजोफेरिंक्स कह रहे हैं, जो बकल कैविटी के पास है उसको ओरोफेरिंक्स कह रहे हैं, और जो ट्रैकिया और इसोफिगस के पास है उसको लैरिंजोफेरिंक्स कह रहे हैं। फेरिंक्स के 3 पार्ट्स हैं बस, दैट्स इट। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है। ये वो वाला पार्ट है जहां पे टंग वंग है, ठीक है, तो वो ओरोफेरिंक्स है। देयर इज नो नीड, इतना पूछेगा भी नहीं, ठीक है। कुछ चीजें जाहिर सी बातें बतानी पड़ती हैं, लेकिन वो पूछेगा कि नेजोफेरिंक्स डिफाइन कीजिए, नहीं, ये सारी चीजें डिफाइन करने के लिए, डिफाइन के लिए ज्यादातर देखो अगर आएगा तो कोई प्रोसेस पूछेगा, ठीक है। अब वो नहीं कहेगा डिफाइन हार्ट, डिफाइन लंग, नहीं पूछेगा। हाँ, डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफाइन आर्टरी, artery is a vessel which carries blood away from heart. Define vein, vein is a vessel which carries blood towards the heart. तो वो डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं। डिफाइन ब्लड प्रेशर, लाइक दैट। डिफाइन डाइजेशन, डिफाइन न्यूट्रिशन। वो नहीं कहेगा डिफाइन स्टमक, हालांकि स्टमक को भी डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन वो है ही नहीं वो चीज, मतलब वो आपका लर्निंग आउटकम ही नहीं है कि बच्चा स्टमक को डिफाइन कर सके, बच्चा स्टमक के पार्ट्स को बता सके, ये लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम किसको कहते हैं कि इतना बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। 10 तक, 11 तक इतना बच्चे को पता होना चाहिए, 12 तक इतना, उसको लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। तो हम टीचर्स लर्निंग आउटकम्स पे वर्क करते हैं कि क्या बच्चे को पता हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं डिफाइन वेन, तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि आप वेन डिफाइन करना आ जाए आपको, ठीक है। अब मैं बैठ के रटाऊंगा नहीं, ठीक है, कि बैठ के 1 on 1 बेटा पढ़ो वेन, आपने पढ़ा, नहीं 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 नहीं, फिर से पढ़ो, वो छोटे क्लासेस में होता है। मेरा मकसद है उसको इस तरह से डिलीवर कर देना कि आपके बात यहां समझ में आ जाए, ताकि जब आप सेल्फ स्टडी करो बैठ के तो उस वक्त वो बात दिमाग में पहुंच जाए। दैट इज वॉट हमारी जो जिम्मेदारी होती है टीचर्स की, जो बड़े लेवल पे होती है, वो डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स होना चाहिए, आसान से आसान लैंग्वेज में जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो डिफाइन करने के लिए नहीं पहुंचेगा कि डिफाइन एजोफेरिंग्स, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, डिफाइन नोज। ओके, हाँ, और बताइए। रेंज नहीं होती, फेज होता है। भाई देखो, ब्लड क्या है, ब्लड जो प्रेशर लगा रहा है किस पे, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स पे जो ये प्रेशर लगा रहा है उसको ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये जो हार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये ब्लड को बॉडी में भेज रहा है, ठीक है। एक वक्त ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो जो फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इसी को हम सिस्टोल कहते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस वक्त एक प्रेशर पड़ेगा, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और वो होता है 120 mmHg। और जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उस वक्त भी एक प्रेशर होगा ब्लड का, ब्लड का प्रेशर तो होगा तभी तो वो आगे मूव कर रहे हैं। लेकिन जब वो हार्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस वक्त एक प्रेशर पड़ रहा है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कर रहे हैं, जिसका रेंज ये है नॉर्मल। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं उस वक्त एक प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। उसका रेंज क्या है 80 mm ऑफ Hg। तो ये जो 120/80 है ये क्या है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल, सिंपल, ठीक है। तो एक है कॉन्ट्रैक्शन फेज के वक्त प्रेशर पड़ना, एक है रिलैक्सेशन फेज के वक्त प्रेशर पड़ना, तो उन दोनों को लेते हैं, वही ब्लड प्रेशर। और बताइए।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे वक्त में क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनलिन। ये किडनी के ऊपर जो होता है वो एड्रीनल ग्लैंड होता है, उससे सिक्रीट होता है और ये करता है हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज, ताकि अगर भागना भागना है तो हम भाग सकें अच्छे से। देखिए इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, यानी इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त सिक्रीट होता है और लड़ाई करते वक्त, नहीं क्या लड़ाई करना है, इसीलिए जो है मतलब उस वजह से, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज है, हार्ट रेट का मतलब क्या हो गया, अब जल्दी जल्दी ब्लड पंप होगा ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हो, जल्दी से ब्लड पहुंचे, भागना हो तो भाग सके अच्छे से, तो इस वक्त वो सपोर्ट करता है। तो इसीलिए कोई सिचुएशन अगर आपको घबराहट हो रही है, हाँ बहुत ज्यादा हो रही है, हमेशा हो रही है, तो थोड़ा सा नॉर्मल रहने की जरूरत है, लेकिन घबराहट हो रही है, डर गया तो ये तो नॉर्मल है। लोग कहते डर गए तो क्यों नहीं डर गया भाई, इंसान है, इंसान तो डरेगा ही, ठीक है। अभी नो नो मैं नहीं डरता और ये और वो क्या है, वो सिंपल मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाँ ठीक है, अब मुझसे आप कहेंगे भूत से, तो ऑब्वियसली हम भूत से नहीं डरेंगे इस वक्त, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आप कहोगे कोई आ गया उल्टे पैर वाला आ गया ठीक है, तो अब आप कहोगे सर हमें जाना है प्लीज जाने दो, तो नहीं एग्जिस्ट करता है, सिंपल, ठीक है। तो जो एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसे डरने की क्या जरूरत है, पहली चीज, ठीक है। जो एंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसे डरना चाहिए नहीं चाहिए वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ अगर कोई कहेगा शेर बाहर आ गया तो नेचुरल सी चीज है, मुझे डर लगेगा, ठीक है। कोई कहेगा कि अभी जो है बाहर सांप आ गया है, तो ठीक है उसको काबू करके उसको कैप्चर कर लिया, हालांकि सांप से हमें डर नहीं लगता, ठीक है। मतलब ये नहीं हुआ सांप आ जाएगा तो हम ये नो, अब ये है कि सांप आ गया तो उस पर कंट्रोल मैं जल्दी अपने आप पे कर पाता हूँ, ठीक है। हाँ ये है कि अगर कोई शेर आ गया तो शायद हो सकता है भाई घबराहट ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज होती है, किसी के अंदर स्ट्रेंथ होता है, स्टेमिना होता है, विल पावर ज्यादा होती है, तो वो इस सीक्रेट उनके अंदर भी होगा, लेकिन वो इसको जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, वो बैक टू नॉर्मल जल्दी हो जाते हैं। कुछ लोग जो नहीं हो पाते वहीं बेहोश, हाँ चोर दौड़, ठीक है, अब उनको यही होता ही है, ठीक है, वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, कोप भी नहीं कर पाते, फेंट कर जाते, बेहोश हो जाते हैं, हाँ वो होता ही है ब्लड देख के बेहोश हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो घबराहट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल उसका यही है, कुछ चीजें साइकोलॉजिकल होती है, तो उस सिचुएशन में बार बार अपने आप को डाले। अब एक डॉक्टर है, जब जब जाके वो पेशेंट्स को देखते हैं या उनको डेड बॉडी दिखाई जाती है, फिर इंटरनल पार्ट्स दिखाए जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं खड़े होते हैं, कुछ स्टूडेंट वहीं पे गिर जाते हैं, किसी को वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है नेचुरली, लेकिन धीरे 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 वो आदी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रोजाना वो चीज देख रहे होते हैं, सिंपल, ठीक है। और बताइए हो गया। डन। देखो क्रैप साइकिल डिटेल में तो नहीं है, मतलब बट ये है कि बताओ अब क्रैप साइकिल किसका पार्ट है, मीन्स रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। यस तो जब रेस्पिरेशन होता है तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस जो कि हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और फिर उसके बाद क्रेब साइकिल है जो हो रहा है कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो होता है क्या है कि जो ग्लूकोज है बेसिकली वो चेंज होता है पायरुवेट में, फिर ये पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और पूरी क्रेब साइकिल मतलब इसके डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो +2 का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो
वो पायरुवेट फिर उस सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू फाइनली, हालांकि मैं नहीं कह रहा, क्रेब्स साइकिल से ये होता है। क्रेब्स साइकिल के बाद एक चीज आती है ETS, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके फाइनली देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल से रिलीज होती है, लेकिन जो वाटर होता है वो ETS से हमें मिलता है फाइनली, और फाइनली हमें क्या मिलती है, एनर्जी, मतलब पूरे प्रोसेस में। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब है क्रेब्स साइकिल से क्या फाइनली रिलीज होगा, लेकिन जो वाटर आता है वो ETS से आता है। लेकिन चूंकि ETS नहीं पढ़ाते हैं आपके लेवल पे, इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल will give us finally carbon dioxide, water and energy. Exactly. क्योंकि यहां पे एक्चुअली क्रेब्स साइकिल में भी ऑक्सीजन यूटिलाइज है। ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया था एकदम ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एकदम जो लास्ट स्टेप होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन अभी छोड़ रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके फिर उसके बाद जो है वो वाटर बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मतलब प्रोसेस है बेसिकली, मतलब जिसको कह रहे हैं, तो ये जो पूरा एक मतलब क्रेब्स है, जैसे मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, हालांकि मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एक मैं आइडिया आपको दे दूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर। देखो ये पूरी साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। देख रहे हैं, इट्स अ होल साइकिल। ठीक है, विकिपीडिया की इमेज है ये, और ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो देखो पूरा एक स्टेप है, देख रहे हैं? ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच आर गेटिंग फॉर्म्ड। देख रहे हैं? तो देखो यहाँ क्या रिलीज हो रहा है, मैं आपको बस हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ क्या रिलीज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पे वाटर यूटिलाइज हो रहा है, नहीं, that is NADH molecule is there, okay. Coenzyme is getting formed. Yeah, water is getting formed. Yeah, here. देख रहे? तो जब हम फाइनली जो लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वो कहाँ रिलीज हो रहा है? कहाँ रिलीज हो रहा है? क्रेब्स साइकिल से। और साथ साथ और भी मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो NADH बन रहा है। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे इस वक्त, लेकिन फाइनली क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसमें देखो, इसमें साफ नजर आ रहा है। अब देखो फाइनली क्या बन रहा है, समझ में आ रही है? तो देखो फाइनली क्या बन रहा है, तो ये तो CO2 क्रेब्स साइकिल से और ETS से वाटर, इसको कंबाइन कर देते हैं, और वो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, इसलिए लिखते हैं C6H12O6। देखो ऑक्सीजन ये आ रहा है, देख रहे हैं? तो यहाँ पे हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लिया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लिया, ऑक्सीजन, तो आप क्या लिख रहे हैं, C6H12O6 प्लस O2, हालांकि O2 यहीं पे इस्तेमाल होता है, गिविंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्रेब्स साइकिल से आया, वाटर जो ETS से आया, प्लस एनर्जी जो मींस डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे ATP बन के तैयार हुई। ठीक है, तो ये नॉर्मल लेक्चर में नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस वजह से, हालांकि ये भी पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं बेसिकली। ओके, और बताएं बस।
चले फिर ठीक है, क्विज जाएगा। जो पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं पूरा मैं नेक्स्ट वीक दे रहा हूँ। मैं वो जरा से जो पेंडिंग असाइनमेंट, क्योंकि आपने 9 भी ज्वाइन किया, उसका एडवांटेज लेना चाहिए। एक तो कर दिया था जैसे लगा कितना आसान हो गया, एक तो बस ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा देता, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें ना याद आएंगी करके। चलिए, ओके, देन रिप्लाई चेक।